अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट मलिक इरफान आपसे एक न्यू वीडियो में मुखातिब हूँ। आज मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से जो एक एलिजिबल पर्सन है वो किस तरीके से इनएलिजिबल हो सकता है और किन किन कंडीशन की सूरत में हो सकता है। 5 ऐसी कंडीशंस मैं फाइलर्स की बताऊंगा और 5 ऐसी रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो मैं इनएलिजिबल की जो बताऊंगा। जब फाइलर एक बंदा जो है वो किस तरीके से इनएलिजिबल होगा, क्योंकि अभी जो न्यू अमेंडमेंट है इसमें सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही चीज़ें रह गई हैं। एक एलिजिबल जिसको हम अहल कहते हैं उर्दू में, और दूसरा इनएलिजिबल जिसको हम नाअहल कहते हैं। इस पूरी वीडियो में मैं आपको वन बाय वन डिस्कस करूँगा कि किस तरीके से अहल और नाअहल एक बंदा जो है वो हो जाएगा अपनी ही एसेट से, और अपने ही एसेट्स को वो नहीं बेच सकेगा, ना ही ख़रीद सकेगा। तो इसमें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं आपको बताता हूँ कि जो इसकी डेफिनेशन है अंडर सेक्शन जो न्यू ऐड किया गया है वो 114 सी है। अंडर सेक्शन 114 सी जो है वो ये डिफ़ाइन करता है, एम्पावर करता है एफबीआर को। सेक्शन 114 रिस्ट्रिक्शन ऑन द इकोनॉमिक्स ट्रांजैक्शन बाय द सर्टेन person. New insertion in new section 114C has been proposed to empower to place restriction on the following transaction carried out by the ineligible person. जो 114C है ये FBR को empower करता है कि वो restrictions लगाए कोई भी ineligible जो person है उसके ऊपर। तो ये जो restriction है ये 114C के तहत लगाई जाएंगी, और 114C जो है एम्पावर करता है एफबीआर को कि वो इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाए। अगर किसी में जो उसने रिटर्न भी फाइल किया बट इसके बावजूद वो इनएलिजिबल है तो उसको, या फिर किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है तो उसको भी रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए कि वो फर्दर जो है कोई ट्रांजैक्शन वगैरह ना कर सके। तो इसमें एलिजिबल जो है, एलिजिबल का क्राइटेरिया है वो डिफाइन किया है। एलिजिबल पर्सन शैल मीन ए पर्सन हु हैज़ फाइल्ड ए रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द टैक्स ईयर immediately preceding the year of transaction mentioned in the subsection 1 and has sufficient resources in the wealth statement in case of individual or financial statement in case of company or an association of a person, as the case may be for such transaction, provided that in case of individual the eligible person shall include the immediate family member। इसमें वो बता रहा है कि फैमिली मेम्बर्स भी होंगे और इसके अलावा उसने सफिशेंट रिसोर्सेज जो हैं वो डिक्लेयर किए होंगे। मतलब लास्ट ईयर जो टैक्स रिटर्न है, लास्ट ईयर की टैक्स रिटर्न में उसने अपने सफिशेंट रिसोर्सेज जो हैं वो डिक्लेयर किए होंगे, तो तब जाके वो एलिजिबल होगा। सफिशेंट रिसोर्सेज मैं आगे चल के आपको बताता हूँ कि सफिशेंट रिसोर्सेज का क्या मतलब है। इसके बाद आता है इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स। इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स किनको कहा गया है इसमें? इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स इसमें कहा गया है इमीडिएट फैमिली मेम्बर्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल शैल इंक्लूड हिज पेरेंट्स, स्पाउस, सन बिलो द एज ऑफ 25 ईयर, अगर उसका साथ कोई वालिदैन है। इसके अलावा उसकी बीवी, उसका बेटा जो कि 25 साल से उसकी कम एज है, उसकी डॉटर जो कि अनमैरिड हो, जिसकी शादी ना हो, विडो और डिवोर्स, उसका हस्बैंड फौत हो गया हो या उसको तलाक हुई हो, और स्पेशल चाइल्ड हैज़ लॉन्ग टर्म फिजिकल, मेंटल, इंटेलेक्चुअल और सेंसरी इम्पेयर विच इज़ इंटरेक्शन विद वेरियस बैरियर में हिडन हिज फुल अफेक्शंस पार्टिसिपेशन सोसाइटी। मतलब उसका कोई ऐसा बच्चा जो कि डिसेबल हो, जो कि उसी के ऊपर रिलाई कर रहा हो। तो इन सब को ऐड करने का जो मकसद है वो मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है, क्योंकि पहले होता ये था कि जो एफबीआर है वो आपको कोई भी अगर लाइक एसेट्स आप किसी को ट्रांसफ़र करते थे तो फादर जो है वो गिफ्ट कर देता था सन को, और सन जो है फादर को गिफ्ट कर देता था, या इस तरीके से वो अपनी वाइफ को या पेरेंट्स को, या उसकी कोई बेटी है तो उसको वो गिफ्ट करके वो डिक्लेयर कर लेता था। तो किसी तरीके से भी जो है एफबीआर के अंदर ये कोई इस तरह का मामला नहीं हो रहा था कि वो इसको कवर कर पा रहा था। तो ये मेन जो इसकी वजह बनी है वो यही वजह है कि एफबीआर ने रिस्ट्रिक्शन जो लगाई हैं वो इसलिए लगाई हैं ताकि कोई भी जो है
मेंबर जो है इस तरह का इंक्लूड ना हो जिसको कोई जस्टिफाई करके वो ट्रांसफ़र कर सके एसेट्स वगैरह। तो इस फैमिली मेंबर्स को जो ऐड किया गया है उसकी ये वजह है। आगे फिर एफबीआर कहता है कि सोर्सेज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंडिचर, तो इसमें वो कहता है कि कैश इक्विवेलेंट एसेट शैल बी सच एसेट्स एज मे बी प्रिस्क्राइब एलिजिबल पर्सन शैल मीन ए पर्सन हु हैज़ फाइल्ड रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स। मतलब जो इनकम टैक्स रिटर्न वो फाइल करेगा लास्ट टैक्स ईयर की immediate preceding the year transaction mentioned in subsection 1 and has sufficient resources in the wealth statement। जो आपकी wealth statement है जहाँ पे आप एक्सपेंडिचर और अपने जो एसेट हैं वो डिक्लेयर करते हैं, वो बाकायदा तौर पे लास्ट ईयर की जो है रिटर्न उसकी बता रही हो कि उसमें इतने रिसोर्सेज हैं कंपनी की शक्ल में और एसोसिएशन ऑफ पर्सन की शक्ल में 100%, और जो इंडिविजुअल है उसका 130% है। वो आगे आपको मैं मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन बताऊंगा कि रिसोर्सेज में बेसिकली क्या कहा गया है। सफिशेंट रिसोर्सेज जो है ना वो होने चाहिए, और एक्सपेंडिचर का भी साथ कहा गया, मतलब उसके जो खर्चे हैं वो और उसके बाकी जो रिसोर्सेज हैं उनका आपस में मैच करना ज़रूरी है। अगर वो मैच नहीं करेंगे तो फिर ये है कि वो पर्सन एलिजिबल नहीं रहेगा। लेकिन एलिजिबल होने का क्राइटेरिया अभी जो उन्होंने बताया है कि जो एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर आपने अपनी रिटर्न में जो मेंशन किए हैं वो भी बाकायदा तौर पे आपकी जो सोर्स ऑफ इनकम है, सोर्स ऑफ इनकम इन्वेस्टमेंट का वर्ड इस्तेमाल हुआ है, इनकी आपस में हम आहंगी हो। मतलब जितने आपने कमाए हों और जितने आपने खर्च किए हों वो आप बाकायदा तौर पे उसमें डिक्लेयर करें और वो उसको जस्टिफाई करें। क्योंकि होता ये था कि रिटर्न में लास्ट टाइम जितने भी लोग हैं वो मोस्टली जो है उनके जो एक्सपेंसेस हैं, इवन उनके जो बिजली के बिल एक्सपेंसेस में आ जाते हैं, उनके बाकी जो खर्चे हैं घर के, और बाकी ये है कि उनके ज़ाती अखराजात जो हैं वो इतने ज़्यादा होते थे, जिसमें फ्यूल भी आ जाता है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी भी आ जाता है, पानी भी आ जाता है, वो सारे आपके मोबाइल फ़ोन के जो बिल वगैरह हैं वो भी आ जाते हैं, इंटरनेट के भी आ जाते हैं। तो वो सारे खर्चे जो हैं वो कुल मिला के उसके साथ जस्टिफाई नहीं करते थे। मोस्टली जो इसमें प्रैक्टिस देखी गई है वो ये देखी गई है कि क्योंकि जो रिटर्न में 6 लाख रुपीज़ है, 6 लाख रुपीज़ का जो फिगर है इससे बिलो ही रखी जाती थी इनकम, और एक्सपेंडिचर जो है इसी के अंदर अंदर ही मीट किए जाते थे। जब इसके अंदर मीट किए जाते थे तो एक्सपेंसेस और जो उसके वैसे जो एक्चुअल एक्सपेंसेस हैं और जो रिटर्न में किए जाते हैं उनमें बहुत बड़ा फ़र्क होता था। और जो उसकी इनकम है, ज़ाहिर बात है एक्सपेंसेस कम उसने डिक्लेयर किए हैं और इनकम उसकी फिर इसी वजह से कम डिक्लेयर करता था, तो वो उसके ऊपर जो है एक इशू ये आता था कि वो अपनी आपको टैक्स से बचाने के लिए, मेन मकसद क्या होता था, टैक्स से बचाने के लिए, टैक्स से सेविंग के लिए वो कम से कम इनकम शो करता था, जिसकी वजह से ये इशू बना है। और इसलिए फिर एफबीआर ने कहा है कि एलिजिबल होने के लिए उसके जो टैक्सेस हैं, उसके जो एक्सपेंसेस हैं और जो एसेट्स उसके इनकम और उसके जो एक्सपेंसेस हैं, खर्चे और उसकी जो आमदनी है, उनका आपस में तज़ाद नहीं होना चाहिए। मतलब उनके जो एक्चुअल खर्चे हैं वो और उनकी आमदनी वो एक जैसी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद सफिशेंट रिसोर्सेज की बात होती है। जब सफिशेंट रिसोर्सेज की बात होती है तो फिर टैक्स में जो वेल्थ स्टेट में हम एसेट्स जो है डिक्लेयर करते हैं, तो ये उनकी बात हो रही है। मतलब जो आपके एसेट्स हैं वो आपके, अगर नेक्स्ट ईयर में कोई चीज़ आप ख़रीदने जा रहे हैं तो वो एज़ पर दी क्लॉज वो फुलफ़िल करें, लास्ट ईयर में वो फुलफ़िल करें कि वाकई इतने पैसे आपके पास थे, मतलब आपकी जेब में इतने पैसे थे जिसकी वजह से जाके आपने ख़रीदारी कर ली। अगर आपके पास वो पैसे नहीं है तो एफबीआर कहता है कि नहीं, आप अगर पैसे नहीं है तो वो चीज़ नहीं ख़रीद सकते। क्यों? क्योंकि आपके पास पैसे है ही नहीं। अब दो ही सूरतें हैं, या तो आप किसी से कर्ज़ लेंगे ख़रीदेंगे, या फिर ये है कि आप बताएंगे कि ये मेरे रिसोर्सेज हैं। तो इन रिसोर्सेज को वो एफबीआर कहता है कि नहीं, हम नहीं मानते, क्योंकि आपने लास्ट ईयर में टैक्स रिटर्न में इसको डिक्लेयर नहीं किया था। अब डिक्लेयर नहीं किया तो फिर ये आपके ऊपर जो है एफबीआर जो है वो कदगन लगा देता है कि आप नहीं ख़रीद सकते। तो इसमें लिखा है सफिशिएंट रिसोर्सेज शैल मीन 130% ऑफ द कैश एंड इक्विवेलेंट एसेट डिक्लेयर्ड बाय द पर्सन इन द वेल्थ स्टेटमेंट फाइल्ड फॉर द
last tax year in the case of the